हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, जो हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट एंड सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो आइए इस चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मनी क्या होता है और यह समझना पड़ेगा कि क्रेडिट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं और सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर में क्रेडिट और उसका मनी के साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे और आगे हम समझेंगे कि भाई मनी क्या होता है, उसका बार्टर सिस्टम से क्या रिलेशन है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या होता है, आरबीआई, फॉर्म्स ऑफ मनी, और हिस्ट्री में कैसे जो मनी का कंसेप्ट है वो ऐसे इवॉल्व हुआ है, वेल्थ का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों मनी। मनी को हम समझ सकते हैं, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई भी चीजें परचेज कर रहे हैं तो उसका ये मीडियम है। हम बदले में क्या करेंगे, सामने वाले को मनी पे करेंगे। क्या करेंगे, मनी देंगे। तो क्या है कि कोई भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, कि मान लीजिए आपको 1 kg एप्पल चाहिए। क्या चाहिए, तो बदले में आप सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे सामने वाले को, मनी। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं बच्चों, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इसको समझने के लिए कि मनी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, हमको बार्टर सिस्टम के बारे में भी समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मनी क्या होता है, मनी is a medium of exchange of goods। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं लोन, कि आप किसी को पैसा क्या दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आप उधार, और बदले में वो आपको रिटर्न करेगा फ्यूचर में विद सम इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या रिलेशन है, कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम और चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, मैंने कहा कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जहां पर बार्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जहां पर बार्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो बेटा जब मनी नहीं हुआ करता था तब क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। और बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली गुड्स का एक्सचेंज होता था, जहां पर गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है और जहां पर मनी का कोई भी रोल नहीं है एक्सचेंज में। तो पहले बार्टर सिस्टम होता था कि किसी भी कॉमोडिटी के बदले में आपको कॉमोडिटी लेनी या देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था जिसमें गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होते थे और मनी का कोई भी रोल नहीं होता था। ठीक है, लेकिन इस बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम की जब हम लिमिटेशन की बात करते हैं बच्चों, जब हम लिमिटेशन की बात करते हैं, क्या कमियां थी सिस्टम में, तो वो बात करते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि 2 इंसान हैं, दोनों को कोई भी चीज क्या करनी है, सेल करनी है, और उसके बदले में जो कमोडिटी चाहिए उसकी सबकी अपनी प्रायोरिटीज होंगी।
एग्जांपल देख सकते हैं कि भाई एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसको वीट चाहिए शू के बदले में, लेकिन जो फार्मर है जिसके पास वीट है उसे क्या चाहिए होगा, क्लोथ चाहिए होंगे। तो क्या उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग है, दोनों की वांट्स अलग है। रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वांट्स डिफरेंट है, इसीलिए क्या नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज होना इम्पॉसिबल है। फिर से एक बार देख लो, एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसको वीट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? वीट। तो बदले में वो क्या दे सकता है? पेयर ऑफ शूज। ठीक है, लेकिन जिसके पास वीट है उसको शूज नहीं चाहिए, उसको क्लॉथ चाहिए। क्या चाहिए? क्लोथ्स। तो क्या इनके बीच में एक्सचेंज होगा कमोडिटीज का, गुड्स का? नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी बच्चों कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बार्टर सिस्टम की, लिमिटेशन क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड है बच्चों स्टोरेज प्रॉब्लम। क्या है? स्टोरेज प्रॉब्लम। अब बहुत सारे जो गुड्स होती हैं जो स्पेसिफिकली पेरिशेबल गुड्स होती हैं। हम किन गुड्स की बात कर रहे हैं? पेरिशेबल गुड्स। ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और पहले के टाइम पे बच्चों फ्रिज नहीं हुआ करते थे बड़े बड़े, तो क्या होता था कि भाई ये जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हो? इनको या तो आप कंज्यूम कर सकते हो या फिर आपको एक्सचेंज में इनको यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप इनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। आप क्या नहीं कर सकते? आप इनको स्टोर नहीं कर सकते, और अगर आप स्टोर नहीं कर सकते तो आप एक्सचेंज में इनको यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि जो पेरिशेबल गुड्स थे बच्चों, उनकी स्टोरेज की प्रॉब्लम आया करती थी। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड स्टोरेज प्रॉब्लम, और थर्ड है नॉट फिक्स्ड वैल्यू। चीजों की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम पे हम ये बात समझ सकते हैं कि एक इस पेन की वैल्यू और इस मोबाइल की वैल्यू दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे पता चलता है? ये मनी की मदद से पता चलता है। हम मनी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 लिमिटेशन देखी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसमें बताया गया शू मैन्युफैक्चरर वांट्स वीट, फार्मर वांट्स क्लोथ, विदाउट अ शेयर्ड मीडियम एक्सचेंज ये क्या नहीं होगा? एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या हो गया बच्चों? अब आ गया मनी, और मनी ने बार्टर सिस्टम की सारी लिमिटेशंस को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। सबसे पहले जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम थी, उसको मनी ने एज अ मीडियम बनके क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। अब आपको कोई भी कमोडिटी चाहिए, उसके बदले में सामने वाले को आप क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ मनी देंगे, पैसा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्टोरेज प्रॉब्लम थी, उसको भी सॉल्व कर दिया। हम क्या कर सकते हैं? हम मनी को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसके खराब होने की स्थिति नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। और थर्ड है मनी से हम मेजर कर सकते हैं चीजों की वैल्यू। हमें पता है कि शू कितने में बनेगा, कितनी वैल्यू होगी, वीट का क्या सीन है और अलग अलग चीजों का क्या सीन है। ठीक है, तो कोई भी आपको एक्सचेंज करना है, सबका मीडियम क्या बनेगा? मनी बनेगा। क्या बनेगा? मनी। तो मनी कंसेप्ट आया किस चीज के लिए? बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नया सिस्टम आएगा उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, इस पे लिखा हुआ है कि मनी एक्ट एज अ क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट या फिर हम इसको मीडियम भी बोल सकते हैं, जो बीच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस इट लुब्रिकेट्स द इकोनॉमिक इंजन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है बच्चा स्मूथ करना। क्या करना? चीजों को स्मूथ करना।
तो ये ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहा है, एक्सचेंज को क्या कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है स्मूथ, ठीक है। और जिससे इकोनॉमी डेवलप होगी, ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा एक्सचेंज होगा, तो इससे ज्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी, फायदा होगा। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन सीमलेसली रूट टू इट एनी कमोडिटी और सर्विस। और जिसके पास पैसा होता है बच्चों, वो पैसे की हेल्प से कोई भी कमोडिटी परचेज कर सकता है और कोई भी सर्विस अवेल कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये समझिए बच्चों कि हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। क्या होती थी, अलग अलग चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। अब वक्त के साथ साथ चीजों की वैल्यू चेंज हुई और हम देखते हैं कि वेल्थ का कंसेप्ट कैसे आया, ठीक है। वैल्यू स्टोरेज, द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यू स्टोरेज। सबसे पहले एंशिएंट पीरियड, सबसे पुराना वक्त, उस टाइम पर किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ग्रेन्स एंड कैटल्स को। पेस्टोरल सोसाइटी है तो कैटल्स को देगी, एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो ग्रेन्स को देगी। अब क्या है कि उस ट्राइब में, उस कम्युनिटी में सबसे अमीर उसको माना जाएगा, सबसे वेल्दी उसको माना जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा व्हीट होगा, ग्रेन्स होंगे और सबसे ज्यादा कैटल्स होंगे। वो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, रिच। क्या किया जाएगा, रिच। यहां पर मनी नहीं है बच्चों, पहले मनी नहीं हुआ करता था, तो जिसके पास ज्यादा ग्रेन्स है, ज्यादा कैटल्स हैं, ट्राइब में, अपनी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा वेल्थ उसके पास मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। इसकी एक इंटरेस्टिक वैल्यू होती थी और कंजम्पशन वैल्यू भी होती थी, ठीक है बच्चों। कि कैटल से आपको मीट भी मिलता है, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और वीट्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, मिडाइवल टाइम में, मिडाइवल टाइम्स में कॉइन्स आ गए, किंगडम्स में क्या आ गए, कॉइन्स आ गए। और कॉइन्स भी अलग अलग मेटल्स के बनते थे, ब्रॉन्ज, गोल्ड कॉइन्स होते थे। अब क्या था, इनकी एक मेटेलिक वैल्यू थी बच्चों। क्या थी, कि जो मेटल है उसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे ब्रॉन्ज की अपनी वैल्यू है, सिल्वर की अपनी वैल्यू है, और गोल्ड की अपनी वैल्यू और प्लैटिनम की अपनी वैल्यू है। तो सब की, सारे मेटल्स की वैल्यू होती है। तो ये कॉइन्स होल्ड करते थे मेटेलिक वैल्यू। अब वक्त के साथ साथ क्या हो गया, मॉडर्न टाइम्स में क्या आ गई, पेपर नोट्स आ गए। कॉइन्स तो है आज भी, लेकिन साथ ही साथ क्या आ गए, पेपर करेंसी भी आ गई। और पेपर करेंसी के साथ साथ डिजिटल करेंसी भी आ गई। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, डिजिटल करेंसी का मतलब होता है जो आप पेटीएम है, गूगल पे है, उसके अलावा जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो क्या है, वो आपके पास डिजिटल करेंसी है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि एंशिएंट पीरियड में ग्रेन्स एंड कैटल्स वेल्थ का रूप लेती थी, मिडाइवल पीरियड में कॉइन्स आ गए थे जो वेल्थ बताती थी, और मॉडर्न पीरियड में पेपर नोट्स और डिजिटल पेपर करेंसी आ चुके हैं, विच इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको ऑथराइज करती है। मॉडर्न करेंसी हैज नो इनहेरेंट यूज ऑफ इट्स ऑन। मॉडर्न करेंसी का खुद का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। मॉडर्न नो इनहेरेंट ऑफ इट्स ऑन, खुद का नहीं है जब तक उसको गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती। जब तक हमारी करेंसी गवर्नमेंट ऑथराइज है, हम उसको यूज कर सकते हैं। और सडनली एक दिन मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि हमने 500 के और 1000 के नोट क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अब चाहे आपके पास 500 1000 के नोट कितने ही हो, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो पेपर करेंसी और जो आज के टाइम की करेंसी है, उसको गवर्नमेंट से ऑथराइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब है द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। क्या बच्चों, द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जब हम बैंकिंग सिस्टम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की। इसकी बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये हमारा हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और इसके अंडर हमारे जितने भी बाकी सारे बैंक्स हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, है ना, देना बैंक हो,
ये सारे के सारे जितने भी हम कमर्शियल बैंक्स देखते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स देखते हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो हमारी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? बैंक्स मीडिएट बिटवीन सरप्लस फंड एंड डेफिशिएंट नीड्स। अब क्या होता है बच्चों कि मान लो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है। क्या है? एक्स्ट्रा मनी। अब जब एक्स्ट्रा मनी है तो आपके पास चॉइस है, या तो आप उसको अपने पास घर पे रख सकते हो, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, और कई बार घर में चोरियां भी हो जाती हैं, थेफ्ट भी हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो आपको क्या चाहिए? एक ऐसी जगह जहां पर आप अपने पैसे को, एक्स्ट्रा मनी को रख सकें, जिसकी आपको इंटरेस्ट भी मिले और एक सेफ स्पेस हो जिसकी चोरी होने का डर ना हो। तो क्या है बच्चों? जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा मनी है आपके पास, वो आप कहां पे डिपॉजिट कराओगे? बैंक के पास। कहां पर? बैंक के पास। और बैंक क्या करेगा? उस मनी में से 15% अपने पास रखेगा कि भाई कोई इंसान है, वो अगर एटीएम से या कैसे भी पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो वो इतना पैसा तो उनके पास होना ही चाहिए फिक्स रेट, और बाकी का पैसा क्या करेगा? बाहर दे देगा एज अ क्रेडिट, एज अ लोन। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि सरप्लस मनी बैंकिंग सिस्टम में जाता है, और सरप्लस मनी के बैंकिंग सिस्टम में जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो एज अ क्रेडिट लोगों को दिया जाता है, ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, लोग अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। आप बैंक से हाउस लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, स्टडी लोन ले सकते हैं। तो ये सारे लोन्स कौन देता है? बैंकिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। देख लीजिए, सरप्लस है, बैंक है, बैंक कुछ पैसे को अपने पास रखेगा ताकि जो डिमांड कर रहे हैं अपने पैसों की एटीएम से निकलवाने के लिए कैसे भी, उनको वो पैसा पे कर सके, और बाकी एक्स्ट्रा मनी को क्या कर देगा? बोरोवर्स को दे देगा एज अ लोन। अब यहां पर बैंक लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, और यहां से बैंक को लोगों से इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक करेंगे। आप इन टॉपिक्स को एक बार ध्यान से देखिएगा, आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, और 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत तसल्ली से हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।